फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास एक सब स्पेस है जिसको मैं V से लिखती हूँ। V एक सब स्पेस है। हमने पिछली वीडियो में सब स्पेस के बारे में पढ़ा था कि सब स्पेस क्या होती है, और V है वेक्टर्स एक सेट ऑफ वेक्टर्स का स्पैन है या घेराव है। और पिछली वीडियो में मैंने ये बात प्रूव की थी कि जिस वेक्टर्स का स्पैन होता है वो एक वैलिड सब स्पेस कहलाता है। ये V1, V2, V3 अप टिल Vn मेरे पास तमाम वेक्टर्स हैं। और यहाँ पे ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ये तमाम वेक्टर्स V1, V2, V3, Vn तक, ये तमाम के तमाम वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब हम लोग ये बात देख लेते हैं कि स्पैन क्या होता है। स्पैन ये होता है कि मेरे पास कोई भी अगर V एक सब स्पेस है, वो जितने तमाम लीनियर कम्बिनेशंस मौजूद हैं इन तमाम वेक्टर्स V1, V2 अप टिल Vn के, उनकी नुमाइंदगी कर रही है। यानी कि ये जो कितने भी कम्बिनेशन है C1 प्लस V1 प्लस C2 V2 अप टिल Cn Vn, जिसमें C हमारे रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो जितने भी इनके पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं या जितनी भी इनके कम्बिनेशंस मौजूद हो सकते हैं वो तमाम स्पैन में आते हैं। तो अब लीनियर इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? लीनियर इंडिपेंडेंट का ये मतलब है कि मेरे पास जो एक सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन इस इक्वेशन का एग्जिस्ट करता है, जो इक्वेशन मेरे पास है C1 V1 प्लस C2 V2 अप टिल Cn Vn इज इक्वल टू 0, ज़ीरो वेक्टर है। ये इसका जो मेरे पास एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो ये है कि मेरे पास जितने भी मेरे कोफिशिएंट्स या स्केलर कोफिशिएंट्स हैं C1 C2 C3 अप टिल Cn वो 0 हैं। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो मेरे वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ये दोनों कंडीशन या शराइत पूरी हो रही हों, यानी कि V1 V2 को जो वेक्टर्स का स्पैन है वो सब स्पेस V बना रहा है, और ये तमाम वेक्टर्स V1 V2 V3 अप टिल Vn आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो हम इस सेट ऑफ वेक्टर्स को S कहेंगे। S हमारे पास मौजूद है, S इज इक्वल टू V1 V2 अप टिल Vn। अब हम कह सकते हैं, क्योंकि S हमारी ऊपर वाली दो शराइत पे पूरा उतरता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि S जो है वो बेसिस है V के लिए। तो बेसिस क्या मतलब? यानी S हमारे पास बेसिस है V के लिए। V एक सेट है और उसकी बेसिस है S। तो बेसिस क्या होता है कि अगर तो बेसिस क्या होता है, क्योंकि S बेसिस है V का, यानी कि तमाम वेक्टर्स जो V1 V2 अगर मैं इनका स्पैन लूँ तो मैं अपना कोई भी ऐसा वेक्टर बना सकती हूँ जो V सब स्पेस में मौजूद हो। और ये बात भी यहाँ पे ज़रूरी है कि मेरे तमाम वेक्टर्स जो S में या बेसिस में आ रहे हैं वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो मेरे पास ये तमाम जो मैंने नीले से हाईलाइट किया ये मेरा स्पैन है V का, तो मैं एक और वेक्टर अपना या एक और वेक्टर्स का सेट डिफाइन करती हूँ T, इसको मैं इस तरह डिफाइन करूँगी T इज इक्वल टू V1 V2 ऑल द वे टू Vn, और इसमें एक और वेक्टर भी मौजूद है जिसको मैं Vs या V स्पेशल वेक्टर कह रही हूँ। यानी T में मेरे पास एक वेक्टर ज़्यादा है S से, तो जो जहाँ पे मेरा स्पेशल वेक्टर Vs जो है वो V1 और V2 की जमा है या V1 और V2 का सम है। तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियरली नज़र आती है कि तमाम वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, या जो स्पेशल वेक्टर Vs है मेरे पास वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है बाकी वेक्टर्स से। तो ये T जो है मेरे पास ये नॉन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। और T का जो स्पैन होगा वो हर हाल में V ही रहेगा, क्योंकि V1 प्लस V2 कोई नई मालूमात हमें नहीं दे रहा। तो इसलिए हम बताएंगे कि T क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है इसलिए T V के लिए बेसिस नहीं बनता। बेसिस एक मिनिमम सेट ऑफ वेक्टर्स है। चलिए बेसिस का मैं ज़रा फॉर्मली डिफाइन करके आपको बताती हूँ
कि बेसिस क्या होता है। बेसिस मेरे पास मिनिमम होता है, मिनिमम वेक्टर्स का वो सबसे छोटा सेट होता है जो स्पैन करता है उस पूरी स्पेस को या उस पूरी सब स्पेस को जो V है, या जिस भी सब स्पेस के बारे में हम चाह रहे हैं वो उसको पूरी को स्पैन कर लेता है। यानी कि बेसिस मेरे पास वो सबसे छोटा वेक्टर्स का सेट है जो पूरी की पूरी सब स्पेस को स्पैन कर लेता है। T मेरे पास बेसिस इसलिए नहीं है कि क्योंकि T में मेरे पास जो लास्ट वेक्टर है वो फालतू है, या उसकी जो मालूमात हैं वो हमें कोई काम की नहीं है, और T का जो स्पैन है वो V के स्पैन के इक्वल है, इसलिए ये सबसे छोटा सेट नहीं है वेक्टर्स का। इसलिए जो VS की इंफॉर्मेशन है वो रिडंडेंट है, और हमारे पास कोई भी जो बेसिस होती है उसमें कोई भी फालतू मालूमात नहीं होती, और उसमें जितने भी वेक्टर्स होते हैं वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। चलिए मैं कुछ मिसालें करती हूँ जिससे ये बात आपको कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। चलिए मेरे पास एक वेक्टर्स का सेट है जिसे मैं कहती हूँ R2, इसको मैं माफ़ कीजिएगा, S मेरे पास वेक्टर्स का सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं, पहला वेक्टर है 2 और 3, दूसरा वेक्टर है 7 और 0। अब ये है कि इस सेट ऑफ वेक्टर्स का स्पैन क्या होगा या क्या होना चाहिए। तो स्पैन ऑफ S क्या है या इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस क्या बनते हैं। ये R2 में एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे पास C1 टाइम्स 2 3 प्लस C2 टाइम्स 7 0 इज इक्वल। अगर ये हमारा स्पैन जो है पूरे का पूरा R2 स्पेस को कवर करता है तो इसका मतलब है इन दोनों से मिलाकर हम कोई भी वेक्टर R2 में बना सकते हैं। तो अब ऊपर वाली इक्वेशन को मैं लिखती हूँ, 2C1 प्लस 7C2 इज इक्वल टू x1, 3C1 प्लस 0C2 इज इक्वल टू x2। अगर मैं दूसरी इक्वेशन को लूँ और दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाता है C1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय 3। अब अगर C1 की यही वैल्यू मैं ऊपर पहली वाली इक्वेशन में डाल दूं तो मेरे पास आता है 2/3 x2, इसका मतलब है 2x2 2/3 प्लस 7C2 इज इक्वल टू x1। अब हम 2/3 x2 दोनों तरफ से निकालेंगे तो इसका मतलब है हमारे पास आ जाता है 7C2 इज इक्वल टू x1 माइनस 2/3 x2। रंग अपना बदल लूँ, बस C2 की वैल्यू आती है x1/7 माइनस 2/21 x2। यानी कि आप मुझे कोई भी x1 और x2 दे दें जहाँ पे x1 और x2 रियल नंबर्स हों, यानी x1 और x2 की कोई भी वैल्यू हो सकती है, आप मुझे कोई भी दो रियल नंबर दे दें और जब भी मैं उनको इस इक्वेशन में डालूंगी तो मैं C1 और C2 की वैल्यूज में डालूंगी तो मैं C1 और C2 की वैल्यूज निकाल सकती हूँ। और ये दोनों फार्मूला हमेशा काम करेंगे, यानी कि मैं अपने दो वेक्टर्स 2 3 और 7 0 से कोई भी ऐसा वेक्टर बना सकती हूँ जो R2 स्पेस में पड़ा हुआ हो। यानी कि इससे ये बात वाजिया हो गई कि जो मेरा S का स्पैन है वो R2 मुकम्मल तौर पर R2 है, यानी पूरे का पूरा R2 है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या मेरा ये सेट S जो है इसमें जो मौजूद दो वेक्टर्स हैं ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। C1 टाइम 2 3 प्लस C2 टाइम 7 0 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इसका ये सिर्फ तब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे कि
इसमें मेरे पास C1 और C2 दोनों की वैल्यू 0 आ जाए। ये एक स्पेशल केस है ऊपर वाली इक्वेशन का, जहाँ पे मेरे पास x1 और x2 दोनों की वैल्यू 0 है। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में ही 0 की वैल्यू डालूं तो मेरे पास C1 इज इक्वल टू 0/3, इसका मतलब है C1 इज इक्वल टू 0, C2 इज इक्वल टू 0/7 माइनस 0/21 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 0। तो इससे ये बात वाजिया हो गई कि जो मेरे पास सोल्यूशन एक ही एग्जिस्ट करता है इस इक्वेशन का, और वो ये है कि C1 और C2 दोनों 0 हों। तो इससे ये बात भी प्रूव हो गई कि मेरा जो वेक्टर्स 2, 3 और 7, 0 हैं वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो S अब हमारी दोनों शराइत पूरी करता है, यानी कि S का स्पैन R2 है और S के जो दो वेक्टर्स हैं वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इससे ये बात वाजिया हो गई कि S जो है वो R2 की बेसिस है या R2 के लिए एक बेसिस है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या S एक ही अकेला ऐसा सेट है जो बेसिस बन सकता है R2 का या नहीं। चलिए इसको एक काउंटर एग्जांपल से करते हैं। मेरे पास एक और सेट है वेक्टर्स का T, जिसमें दो वेक्टर्स हैं 1, 0 और 0, 1, यानी कि मैं कोई भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लूं और मेरे पास जवाब में x1 और x2 आ जाए। अब मैं किस तरह इनको करूं कि मेरे पास x1 और x2 आ जाए, यानी कि मैं x1 इंटू 1, 0 प्लस x2 इंटू 0, 1 करूं तो मेरे पास x1 x2 आ जाता है। तो इससे ये बात वाजिया हो जाती है कि जो T का स्पैन है वो भी R2 ही है, यानी T का स्पैन पूरे का पूरा R2 स्पेस है हमारे पास। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों वेक्टर्स आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि अगर इनका जवाब मेरे पास x1 और x2 की जगह 0 आता है तो मेरे पास x1 भी 0 होगा और x2 भी 0 होगा, सिर्फ तब ही दोनों आपस में मिलकर मुझे 0, 0 का वेक्टर देंगे। तो इससे ये बात भी हमने प्रूव कर दी कि मेरे पास T के जो दो वेक्टर्स हैं ये भी आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये शो करने के लिए ये एग्जांपल ली थी कि ये T भी हमारी बेसिस की दोनों शराइत को पूरा कर रहा है, इसलिए T भी हमारे पास R2 की बेस बन जाती या R2 की बेसिस बन जाता है। नहीं, R2 एक वैलिड सबस्पेस है। तो अब यहाँ पे ये बात आपको वाजिया हो जानी चाहिए कि किसी भी सबस्पेस के लिए एक ही बेसिस नहीं हो सकती, बल्कि एक से ज़्यादा बेसिस मौजूद हो सकती हैं, बस थोड़ा जहन लगा के ढूंढने की देर है। और जो T में हमारे पास 1, 0 और 0, 1 है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस हैं, यानी कि ये आपने फिजिक्स क्लास में की होंगी जब आप यूनिट वेक्टर I और यूनिट वेक्टर J लेते थे। तो ये यूनिट वेक्टर्स I और J ये स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए, यानी कि हम कोई भी वेक्टर इन I और J की फॉर्म में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बना सकते हैं, या कोई I और J किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मौजूद वेक्टर की नुमाइंदगी बआसानी कर सकते हैं। तो इससे ये वाजिया हो गया कि हमारे पास किसी भी सबस्पेस की जो बेसिस हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, और स्टैंडर्ड बेसिस हमेशा 1, 0 और 0, 1 ही रहेंगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए। अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक सेट है वेक्टर्स का v1, v2 अप टिल vn, और ये बेसिस है किसी भी एक सबस्पेस u के लिए। यहाँ पे इस बात का ध्यान रहे कि u मेरे पास एक सबस्पेस है। अब इसका अब ये इनका बेसिस होने ये वाजिया करता है कि जो v1, v2 अप टिल vn है ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन आपको जितने भी मेंबर्स हैं U सबस्पेस के उनका रिजल्ट देगा, यानी कोई ना कोई ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर्स का ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा जो U के एलिमेंट्स बनाता हो। अब ये है कि अब
कोई u को या कोई एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन मैं इन वेक्टर्स का बनाऊं, जैसे मेरे पास कोई भी एक वेक्टर a है जो u का मेंबर है। इससे ये मुराद है कि a v1 v2 अप टिल vn के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है, यानी a इज इक्वल टू c1 टाइम्स v1 प्लस c2 टाइम्स v2 प्लस सो ऑन अप टिल cn टाइम्स vn। अब मैं आपको ये शो करना चाहती हूँ कि ये जो c1 v1 प्लस c2 v2 अप टिल cn है, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है vn का। मैं आपको ये ज़रा मुतज़ाद तरीके से प्रूव करके दिखाती हूँ, या कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करती हूँ इसका। मेरे पास एक और वेक्टर मेरे पास a का एक और कॉम्बिनेशन है जो d1 v1 प्लस d2 v2 प्लस dn vn है। ये दोनों वेक्टर्स मेरे a बना रहे हैं। अब अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को, जो सबज और नीले को आपस में सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरे पास क्या बनेगा? a को a से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वो 0 वेक्टर बन जाएगा। जब ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास आएगा c1 माइनस d1 इंटू v1 प्लस c2 माइनस d2 इंटू v2 प्लस अप टिल ऑल द वे इंटू ये cn माइनस vn। ये मेरा बोर्ड काम नहीं कर रहा। cn माइनस vn, ओ सॉरी गलती हो गई। जरा मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा क्लियर करके लिखती हूँ। मेरे पास जो 0 वेक्टर है, या ऊपर वाली सब्ट्रैक्शन का जवाब ये है कि 0 वेक्टर इज इक्वल टू c1 माइनस d1 इंटू v1 प्लस ऑल द वे अप टिल cn माइनस dn इंटू vn। बस मैंने a वेक्टर को a में से ही माइनस किया है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आप इनमें से कोई भी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कोई एक यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा जो u में मौजूद होगा, और वो एक यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा जो v वेक्टर्स आपस में मिलकर बना रहे होंगे। क्योंकि c1 d1 मेरे पास एक कांस्टेंट है, c2 माइनस d2 मेरे पास एक कांस्टेंट है, cn माइनस dn मेरे पास एक कांस्टेंट है, इसलिए अब मेरे पास जो एक सोल्यूशन इनका एग्जिस्ट कर रहा है वो ये है कि c1 माइनस d1 भी 0 हो, c2 माइनस d2 भी 0 हो, अप टिल cn माइनस dn भी 0 हो। और ये मेरी डेफिनेशन थी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की। और अगर मेरी ये कांस्टेंट इक्वल c1 माइनस d1 इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब है मेरा c1 इक्वल टू d1 है, c2 इक्वल टू d2 है, अप टिल cn इक्वल टू dn है। तो इससे ये आपको बात वाजिया हो गई होगी कि दरअसल मेरे c1 और d1 एक ही चीज़ है। सिर्फ मैंने इनको नाम मुख्तलिफ दिए थे, लेकिन असल में इनकी जो क्वांटिटीज़ हैं या जो वैल्यूज़ हैं वो एक ही जैसी हैं। तो इससे ये बात आपको प्रूव हो गई होगी कि सब स्पेस का कोई भी जो मेंबर है वो यूनिकली रिप्रेजेंट हो सकता है बेसिस में मौजूद वेक्टर से। अब एक और सवाल है कि मैं अगर एक और वेक्टर s में ऐड कर दूं 2 3 7 0 1 0, तो क्या अब भी s बेसिस है R2 की? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि s में हमारे पास जो आखिरी वेक्टर मैंने ऐड किया है 1 0, वो एक रिडंडेंट इंफॉर्मेशन या फालतू मालूमात हमें दे रहा है। जो पहले वाले 2 वेक्टर्स हैं वो R2 को पूरा का पूरा स्पैन करते हैं, इसलिए जो तीसरा वेक्टर है वो उसको हम पहले दोनों वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आखिरी वाला जो वेक्टर है हमारे पास वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो लीनियरली डिपेंडेंट है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए फालतू है और इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। तो हमारे पास बेसिस वो होती हैं जो मिनिमम सेट या सबसे छोटा सेट होता है वेक्टर्स का, जो स्पैन की नुमाइंदगी कर सके।